गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पेपर सबका हो गया? चालू हो रहा हो कई लोग का। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्यानता। क्या नाम है? ये तरल पर ही हम पढ़ रहे हैं ना। अभी तरल खत्म नहीं हुआ है। श्यानता जिसे इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। देखिए श्यानता क्या होता है। जैसे आपने घर्षण पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? फ्रिक्शन आपने पढ़ा। तो फ्रिक्शन क्या है? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगता है। तो श्यानता क्या होता है? किन्हीं दो तरल के बीच लगे। किसके बीच लगे? लिक्विड के बीच। जैसे मान लीजिए ये एक समतल है, ये एक सरफेस एरिया है, धरातल है समझिए, ठीक है, जमीन है, ग्राउंड है, ठीक है। इसके ऊपर में ये तरल है। ये क्या है? ये तरल है। ये क्या है? ये तरल है, ये लिक्विड है, ये ठीक है। अब देखिए लिक्विड इतना गैप गैप नहीं होता है, आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए ये x है, तो ये dx है, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसका वेलोसिटी यहाँ पर v है, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v प्लस dv है। यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम बोलेंगे तो ये होगा x प्लस dv, होगा कि नहीं? x प्लस dx। तो ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए श्यानता क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि किन्हीं दो तरलों के बीच लगने वाला एक प्रकार का अपोजिशन फोर्स है, विरोधी बल है। क्या है एक प्रकार का? यह श्यानता एक प्रकार का विरोधी बल है जो किन्हीं दो तरलों के बीच लगता है, ठीक है। द्रव का कोई सतह जब गति का प्रयास करता है, जो लिक्विड जो तरल होते हैं ना, ध्यान सुनिएगा लेक्चर को, आप नीचे मुंड ना करें। जो द्रव का जो सतह होता है बेटा, ठीक है, जब वो गति करने का प्रयास करता है तो उसके नीचे का जो सतह होता है, उसके नीचे का जो क्या होता है, जो सतह होता है, उसके गति का क्या करता है? विरोध करता है। और इसी विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं, ठीक है, विस्को फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इसका जो गुण होता है, इस प्रकार के जो इसमें जो गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम? बोलिए। विस्कोसिटी कहते हैं, श्यानता कहते हैं। आया आप लोगों को समझ में? क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। देखिए मैं फिर से आप लोग कहना चाहता हूं, मैंने क्या कहा? श्यानता की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोल सकते हैं? श्यानता क्या है? देखिए फिर से बताओ ना, श्यानता आपके सभी के बुक्स में लिखा होगा कि श्यानता द्रव का वह गुण होता है, ठीक है, जिसके कारण प्रत्येक द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। आ रहा है समझ में? समझे कि नहीं? इस विस्कोसिटी, आप तरल के बीच ये सब लगता है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ श्यानता के कारण ही आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं क्या जानते हैं? श्यानता के कारण, ध्यान सुनिएगा, जो श्यानता होता है, श्यानता के कारण ही कोई द्रव क्या करता है? कोई द्रव क्या करता है? अपनी गति का विरोध करता है। विस्कोसिटी के कारण ही, डेफिनेशन में स्टार्टिंग में देखा कि विस्कोसिटी के कारण ही कोई लिक्विड क्या करता है, कोई फ्लूइड क्या करता है? अपने मोशंस में क्या करता है? अपोजिशन फोर्स लगाता है, अपनी गति का विरोध करता है। वही क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे जिसकी श्यानता कम होती है, एक चीज और लिखिएगा, जिस द्रव की श्यानता अधिक होगी, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं,
ध्यान सुनेंगे, श्यानता, ठीक है। यदि किसी द्रव की श्यानता क्या होगा, अधिक होगा, और ये मान लो ये कम है, ये अधिक है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, आप बताइए अगर किसी द्रव की श्यानता अधिक है तो अधिक बहेगा कि कम बहेगा? क्वेश्चन समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे क्वेश्चन? जिस द्रव की श्यानता अधिक है, जिस द्रव की श्यानता क्या है, अधिक है, वो धीरे धीरे बहेगा कि जल्दी जल्दी बहेगा? मान लो हम जमीन पे गिरा दिए, मान लीजिए हमने जमीन पे क्या किया, किसी ये जमीन पे कोई लिक्विड को गिरा दिए। अब उस लिक्विड की श्यानता अधिक है, क्या है, उस लिक्विड की श्यानता अधिक है। तो जिसकी भी श्यानता अधिक होती है, याद रखिएगा, जिस भी द्रव की श्यानता विस्कोसिटी अधिक होती है वह धीरे धीरे बहता है। समझे कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, जैसे शहद, शहद क्या है, एक फ्लूइड है, समझिए। शहद क्या है, एक तरल है, और उसमें क्या है, उसकी एक श्यानता होती है, वो ज्यादा गाढ़ा चिपचिपा होता है, उसकी श्यानता बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, वह धीरे धीरे बहता है। समझे कि नहीं? पानी, पानी की श्यानता कम होती है, इसीलिए क्या है, वह आसानी से फ्लो हो जाता है। तुलना करें तो अगर हम पानी और हवा की श्यानता का कंपेयर करें, पानी और हवा में, तो इसमें किसकी श्यानता अधिक होगा? पानी की श्यानता अधिक होगी। कैसे पूछो? वायु में हम तेजी से चल पाते हैं किंतु पानी में नहीं। बताइए क्यों? मैंने पहले भी बताया था, वायु में हम तेजी से, देखिए वायु है यहाँ पे, मैं तेजी से चल पा रहा हूँ, लेकिन पानी में मैं तेजी से नहीं चल पाता। इसका कारण ये है क्योंकि वायु की श्यानता पानी की तुलना में कम होती है। वायु की श्यानता पानी की तुलना में कम होती है, मतलब इसकी श्यानता यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? मतलब जिसकी श्यानता ज्यादा होगी, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो धीरे धीरे बहेगा। अगर हम हवा और पानी में कंपेयर करें कि हम हवा में जो है तेजी से चल पाते हैं और पानी में हम धीरे धीरे चल पाते हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि पानी की श्यानता जो है हवा की तुलना में ज्यादा होती है। हवा की तुलना में, बोल तुलना कर रहे हैं दो चीजों की, ठीक है। अगर हम पानी और शहद की तुलना कर देंगे तो शहद की ज्यादा होगी। समझ में आया आप लोग को? आया कि नहीं? जैसे आपको एक और एग्जांपल समझा रहा हूं, श्यानता के एग्जांपल से। आप एक शहद लीजिएगा और पानी ले लेना, ठीक है। शहद को आप हिला दीजिएगा, एक बीकर में शहद डालना, ध्यान सुने, और उस बीकर में शहद डालने के बाद उसको हिला के आप छोड़ दीजिएगा। आप देखना शहद जल्दी रुक जाएगा, पानी को टाइम लगता है। लगता है कि नहीं? आप इमेजिनेशन कर लीजिए, पानी को हिला के रख दो, ऊपर नीचे एक बार होते रहेगा 4 बार, उसके बाद जो है रुकेगा, जबकि शहद हिलाने के बाद तुरंत आसानी से रुक जाएगा वो, क्योंकि उसकी श्यानता द्रव की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आपको आया आप लोग की नहीं? इसी श्यानता को समझने के लिए यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता के बारे में हम समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? वेग प्रवणता की। वेग प्रवणता क्या होता है, जिसको आप कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, वेग प्रवणता क्या होता है। एक चीज नोट करके रखना, जो दो तरल होते हैं, सब आप लोग को फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, श्यानता का डेफिनेशन क्या है? तो श्यानता का डेफिनेशन ये है कि किन्हीं दो तरलों के बीच लगने वाला एक विरोधी बल है जो अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? श्यानता किन्हीं दो तरलों के बीच लगने वाला एक क्या है? एक विरोधी बल है, ठीक है, जो उसकी आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, किन्हीं भी दो द्रव के जो ऊपर का जो परत होता है उसकी गति अधिक होती है। जो जो बोला जा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिए, सब लिख लेना। ठीक है, हम आपको ये बताना चाहते हैं कोई दो लिक्विड है तो ऊपर वाले जो लिक्विड होता है उसकी वेलोसिटी अधिक होती है उसके नीचे वाले से। ठीक है, समझ में आप लोग को? तो चलिए आगे यहाँ पर हम देखते हैं। इसके लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। v प्लस डी वी और नीचे क्या है? माइनस v,
और x प्लस डी एक्स, और ये है इसका x। ठीक है, आ रहा है समझ में, इसका वैल्यू है x। ठीक है, तो देखिए ये x से x कट गया, v से भी कट गया, तो यहाँ पे बचा dv बाई dx, dv बाई dx। तो इसे कहा जाता है वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। मिला आप सभी को अपने अपने बुक में, आप लोग को वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, आ रहे हैं समझ में। तो क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? क्या होता है कि द्रवों के दो निकटतम, लिखिए डेफिनेशन, द्रवों के दो निकटतम सतह के वेग का अंतर, द्रवों के निकटतम सतह के वेग का अंतर तथा उन दोनों सतहों के बीच की दूरी, तथा देखिए ये दूरी है उनकी, तथा उन दोनों सतहों के बीच की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग प्रवणता कहते हैं। या सीधी सी बात ये लिखना, दूरी के सापेक्ष, सीधा लिख देना, क्या लिखना? दूरी के सापेक्ष, भी मतलब उसका वेलोसिटी, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को हम क्या कहते हैं जी? बताइए। वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, ये है आपका वेग प्रवणता। इसमें किसी कोई समस्या तो नहीं। वेग प्रवणता का मतलब सीधा से यह है कि दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को हम वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? देखिए एक बात और यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो श्यानता के लिए न्यूटन ने एक नियम दिया था, ध्यान से सुनिएगा। श्यानता के लिए न्यूटन का नियम, किसका नियम? न्यूटन ने एक बार 3 नियम दिया था। किसको इसको पता है? हाथ खड़े करें पीछे। आपको क्या पता रहता है बेटा आपको? तनिषा, ठीक है, नाम भूल गया था आपका, इसलिए उस टाइम मिस टॉक हो गया था, सॉरी। ठीक है, आपका नाम दूसरा ले लिया था शायद, नहीं? ठीक, तो तनिषा पटेल। ठीक है, बताइए, न्यूटन ने 3 नियम दिया था ना। पहला नियम, उसको क्या देख रहे हो? उसको खुद पता है। देखिए न्यूटन, श्यानता के लिए न्यूटन का नियम उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कहा कि जो द्रवों के बीच जो बल लगता है वो किन्हीं दो द्रवों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने क्या कहा, जो बोलते जा रहा हूं, उन्होंने कहा, न्यूटन ने कहा कि श्यानता में किन्हीं दो द्रवों के बीच, किन्हीं दो द्रवों का जो क्षेत्रफल है, किन्हीं दो द्रवों के बीच का जो क्षेत्रफल, उस पर जो बल लगता है उसके क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। दोनों सतहों के संपर्क क्षेत्रफल पर जो बल लगता है वो क्या होता है? उसके समानुपाती होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है उसके वेग प्रवणता के समानुपाती। तो इसको हम लिखते हैं dv बाई dx। ये सभी आपने अभी लिखा था कि नहीं? यदि हम क्या करते हैं, f प्रोपोर्शनल टू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एक साथ लिखते हैं, तो ये होता है a इंटू dv बाई dx। यहां तक कोई बेटा इधर देखिए आप लोग, तरीशा, बाद में बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। बताओ कहां से आइए, हो गया ना? आप बताइए, तो उसको बताइए, समझ आया? f इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को एक हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं?
ए इंटू डी एक्स, सॉरी डी भी बाई डी एक्स, और यहाँ पे जो ईटा है इसको कहते हैं श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको लिख लीजिएगा स्पष्ट रूप से, क्या बोलते हैं उसको हम? श्यानता गुणांक। क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? श्यानता गुणांक। देखिए ताप बढ़ाने पर जो श्यानता होती है वो घट जाती है। इस पर हम कुछ नोट, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। कैसे जानते हैं? आपने शहद देखा है, गाढ़ा रहता है, गर्म कर दोगे तो वो क्या होता है, उसका गाढ़ापन क्या होता है, या मतलब टेम्परेचर जब आप दे देते हैं किसी भी को तो क्या होता है, उसकी श्यानता में क्या होता है, कमी आने लगता है। क्या आने लगता है? कमी आने लगता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर जो द्रव की जो श्यानता होती है वो कम होने लगती है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, किसी को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देने पर क्या हो जाता है, वह किसी और स्टेट में चेंज हो जाता है, होता है ना, मतलब उसकी श्यानता क्या होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कई चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसमें गम होता है या चिपचिपा होता है, उसको आप टेम्परेचर दे देते हैं तो उसका चिपचिपाहट कम होने लगता है। आ रहा है समझ में? तो ये सब क्या है, उसके श्यानता में क्या आना, कमी आना। आया आप लोगों को बात समझ में? लेकिन हवा की जो श्यानता होती है वो बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। गैसों की श्यानता क्या होता है, बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। याद रखना, द्रव का श्यानता क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगा, लेकिन गैसों की श्यानता क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसको नोट कर लिए आप लोग, नोट करें इसको। अगला हम यहाँ पे देखते हैं स्टोक का नियम। स्टोक्स का नियम, ये एक वैज्ञानिक थे स्टोक्स। ठीक है, ठीक है जी। स्टोक्स का नियम, इनका पूरा नाम था सर जॉर्ज जी स्टोक। ठीक है, ये एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने श्यान बल पर जो है एक थ्योरी दिया था। वो थ्योरी क्या है, तो ये एक गोलीय पिंड पर एग्जाम्पल दिए थे ना, ये कैसे गोलाकार पिंडों के लिए लिखे थे। किसके लिए लिखे थे? गोलाकार पिंडों के लिए। तो देखिए ये एक पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। ठीक है, देखिए स्टोक ने जो नियम दिया था वो स्फेरिकल जो गोलाकार ऑब्जेक्ट होते हैं, जो पिन होते हैं, स्फेरिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो गोलाकार जो पिन होते हैं, उस पर वो क्या दिए थे, एक थ्योरी दिए थे। क्या था उनका थ्योरी, तो जब r त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु n श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उस पर गति की विपरीत दिशा में एक श्यान बल F कार्य करता है, जिसका परिमाण, एक समीकरण दिए थे वो। ठीक है, उस समीकरण को आपको यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, स्टोक का नियम। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये गोलाकार पिंडों पर जो लगने वाला जो बल होता है। ठीक है, फिर से सुनिए, स्टोक ने क्या किया था, स्टोक ने गोलाकार पिंडों के लिए क्या दिया था, उन्होंने यह नियम दिया था। गोलाकार द्रव के लिए, गोलाकार पिंडों के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए क्या किया था, उन्होंने एक नियम दिया था। क्या दिया था कि वैसी पिंडों पर लगने वाला जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है उसके श्यानता गुणांक के, जिसको आप ईटा कहते हैं। क्या कहते हैं? F प्रोपोर्शनल टू उसकी त्रिज्या। मान लीजिए ये जो है गोलाकार पिंड है, ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए आप a है, ये r है, जो लेना चाहे, क्या लो, a लो कि r? r। मान लीजिए उसकी त्रिज्या क्या ले लिए, r। F प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, n ईटा हो गया, r हो गया, और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी जिसको आप कहते हैं हिंदी में सीमांत वेग। क्या कहते हैं? सीमांत वेग। ठीक है, v इसके क्या होता है, वह प्रोपोर्शनल टू होते हैं। तो इन सब को मैं एक साथ लिखूं तो F प्रोपोर्शनल टू ईटा r और v। F, और जब इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगता है। यह कांस्टेंट स्टोक ने अपने प्रयोगों से प्राप्त किया था, उन्होंने प्रैक्टिकल किया था, जिस पर उन्होंने ये प्राप्त हुआ,
वो वैल्यू था 6 पाई ईटा आर भी। आया समझ में? ये है स्टोक का नियम। समझ में आया आप लोग को? आया कि नहीं? तो 6 पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ये कहाँ से मिला? तो प्रयोगों से मिला उनको, ठीक है, प्रैक्टिकल किए थे। तो क्या स्टोक ने गोलाकार पिंडों के लिए यह नियम दिया था कि किसी द्रव में हम क्या करें, किसी गोलाकार पिंड को यदि हम डुबा दें तो उस पर जो लगने वाला जो बल है 6 पाई ईटा आर भी के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया? इसी के बेस पर हम पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग, इसको आप नोट कर लें। ये याद रखना किस पर दिया गया है, गोलाकार पिंडों के लिए है ना, याद रखना हमेशा, किसी भी पिंड के लिए नहीं था, विशेष लिख लीजिएगा गोलाकार। ठीक है, नोट कर लें इसको। अगला है सीमांत वेग। क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। कि सीमांत वेग क्या होता है, चलिए देखिए। ठीक है, देखिए सीमांत वेग क्या है, हम जानते हैं, यदि ध्यान सुनिएगा डेफिनेशन को। ठीक है, जब किसी गोलाकार, नाम भी सुनिए गोलाकार ना, जब किसी गोलाकार वस्तु को या पिंड को, जब किसी गोलाकार पिंड को द्रव में गिराया जाता है या डुबाया जाता है तो प्रारंभिक में उसका वेग अधिक होता है। ध्यान सुनिए, जब किसी द्रव को जब किसी गोलाकार पिंड को, जब किसी गोलाकार पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाता है या फिर गिराया जाता है तो प्रारंभ में उसकी जो वेलोसिटी होती है, उसका जो वेग होता है अधिक होता है, फिर उसका वेग धीरे धीरे क्या हो जाता है, नियत हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यही सीमांत वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमांत वेग। जैसे यहां पर हम एक फिगर बना रहे हैं, देखिए ये एक पात्र है। क्या है ये? एक, बोलिए, बोलो ना बेटा। और इस पात्र में मैंने क्या किया, एक गोलाकार वस्तु को डुबाया या गिराया। देखिए, तो इसका भार mg किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। और आप जानते हैं आर्किमिडीज के थ्योरी के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं कि इसके ऊपर भी इसको फोर्स लगेगा ना, ठीक, उधर से भी लगेगा और नीचे से भी लगेगा। तो इस प्रकार से इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर, ए मान लेते हैं, ए मान लें कि आर माने, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। आर, चलो ठीक है भाई, इसकी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, आर। ठीक है, देखिए फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर एक पात्र है, इस पात्र में हमने एक गोलाकार वस्तु को डुबाया है। तो प्रारंभ में क्या होगा, उस वस्तु का जो वेलोसिटी होगा स्टार्टिंग में, जब वो गिरेगा तो स्पीड से नीचे गिरेगा, लेकिन आप इमेजिनेशन करके घर में देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जितना नीचे तक गिरते जाएगा उसका वेलोसिटी, मतलब उसका स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाएगा, नियत वेग से धीरे गिरेगा। ये रूल्स होता है। आज घर जाना, बाल्टी लेना, किसी वस्तु को गिराना, नोटिस करना। ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो स्पीड से नीचे गिरेगा, लेकिन जब पानी के कुछ अंदर गहरा सतह में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाती है, समान वेग से नीचे गिरता है। समझे कि नहीं? उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे हम, सीमांत वेग। ठीक है, और आर्किमिडीज की थ्योरी करना, एक फोर्स क्या भी लगे उसके। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत किसको किसको पता है? चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, गणना करते हैं। आर्किमिडीज ने क्या कहा था? आर्किमिडीज के सिद्धांत से आर्किमिडीज ने ये कहा था कि किसी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, किसी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, याद आ रहा है? लिख दो यहाँ पर, किसी, ये लिखे थे ना मुस्कान, किसी पिंड द्वारा हटाए गए द्रव का भार, वो क्या है, मान लीजिए mg है। क्या है? mg। अब आप जानते हैं m इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी d इक्वल्स टू क्या होता है, m बाई v। तो क्या इसको m बराबर हम d भी लिख सकते हैं? तो इसको m इक्वल्स टू, ये जो d है ये क्या है, डेंसिटी है। तो याद रखना, जो द्रव की जो डेंसिटी होती है, ध्यान सुनिएगा,
द्रव की डेंसिटी, यहां पर हम द्रव की डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। ये डी फॉर डेंसिटी है, तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? रो इंटू भी, एम बराबर रो इंटू भी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि रो क्या है? लिक्विड की डेंसिटी होती है। किसकी डेंसिटी होती है? द्रव का। तो यहां लिख लीजिए, एम की जगह लिखिए रो इंटू भी, और ये जी। समझ में आया? आया कि नहीं? पूछिए, फिर से बताओ। देखो आप जानते हैं D बराबर एम बाई भी होता है, तो यहां पर m का वैल्यू निकालेंगे तो D भी होगा। अब इस D की जगह आपको रो लिखना है, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी रो लिखते हैं हम। ठीक है, तो ये रो। ठीक है, अब आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि कैसा दिख रहा है? ये गोले के अनुसार है, गोला है। और भी मतलब वैल्यूम होता है। गोले का आयतन क्या होता है, कोई जानता है? वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, गोले का आयतन। ठीक है, वैल्यूम ऑफ स्फेरिकल 4/3 पाई आर का क्यूब, और यहाँ पे बचा है रो इंटू जी। समझ में आपको? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो बताइए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? उस पिंड का भार, ये तो उसके द्वारा हटाया गया द्रव है ना। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर पिंड का भार। किसका भार? पिंड का भार। तो पिंड का भार क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो पिंड का भार होगा, यहां तक किसी कोई समस्या तो एक बार बताइए मेरे को। इधर पायल कहाँ है? हाँ पायल, बताइए आपको। खुशबू, कहीं पर कुछ भी समस्या है तो बताइए मेरे को, बताइए। नहीं है तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस पिंड का हम भार निकालते हैं, क्या होता है? तो पिंड का भार mg। तो यहां पर इस पिंड का हम भार निकालेंगे तो m का वैल्यू हम क्या लिखे हैं? वहां पे रो लिखे हैं, रो इंटू भी। लेकिन ये रो किसका डेंसिटी था? लिक्विड का था। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? पिंड। तो इसके लिए क्या होगा? उसको हम सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा भी, और ये जी। समझे कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होना। लिक्विड की ध्यान सुनिए, पिंड का भार mg है। यहाँ पे पिंड का भार क्या है? mg, और m का वैल्यू देखिए, d बराबर m बाई भी होता है। हम m का वैल्यू निकालना चाहें तो d भी होगा। अब यहाँ पे हम पिंड का निकालते हैं, तो पिंड का जो डेंसिटी होता है उसको हम क्या लेते हैं? सिग्मा लेते हैं। क्या लेते हैं? सिग्मा। तो इसीलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू भी। ठीक है, समझे कि नहीं? और ये जी का जी। पूछो, एक जगह लिख लेना, द्रव का घनत्व रो, लिख लेना द्रव का घनत्व, और पिंड का घनत्व क्या है? लिक्विड की डेंसिटी रो, एंड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है? सिग्मा। लिख लेंगे कहीं पे। समझ में आया? यहां तक आ लिया? इधर आप लोग को कोई दिक्कत? अब जब बताइए, गोल यहां पर भी पिंड कैसा दिखाई दे रहा है? गोलाकार। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, और ये सिग्मा इंटू जी। यहां तक किसी कोई समस्या? अब यहां पर हम निकालेंगे परिणामी भार, रिजल्टेंट। ठीक है, क्या निकालेंगे? परिणामी भार। जो क्या है? जो यहां पर हम परिणामी भार निकालेंगे वो क्या होता है? बल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो परिणामी भार किसके बराबर होता है? बल के। तो F बराबर हम क्या लेंगे? क्या लेंगे हम? यहाँ पे देखिए, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है तो इसमें जो जो कांस्टेंट है इसको आप एक बार लिख लीजिए। क्या क्या कांस्टेंट है? 4/3 पाई आर का क्यूब, और जी, और क्या बच गया यहाँ पे? सिग्मा माइनस रो। ठीक है, जी कैसे? जी कैसे जी? समझे कि नहीं? नहीं समझे? माइनस कहाँ से आया? नहीं समझे? जो जो कांस्टेंट है ना, देखिए मार्कर कहाँ है, रुकिए। हाँ चलिए, परिणामी भार कैसे निकालते हैं? तो जो पिंड का एक्चुअल भार है
उसमें हम जो द्रव निकाला गया है उस भार को माइनस करते हैं। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माइनस लिखा है। ठीक है, देखिए आपने इसके पहले अगर आर्किमिडीज का थ्योरी पढ़ते तो आप लोग को समझ में आता। ठीक है, समीकरण 1। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, ये उस पिंड जब वो पिंड अंदर गया तो उसके द्वारा जो द्रव को बाहर निकाला उसका वेट है ये। ठीक है, निकल गया। यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग नीचे करके देखोगे तो आप लोगों को क्या समझ में आएगा, किसी पिंड के द्वारा, कोई पिंड है जो अंदर गया किसी पात्र के, तो उसके द्वारा जो लिक्विड बाहर किया गया उसका ये वेट हो गया, और ऑब्जेक्ट का ये वेट है। ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब और सिग्मा इंटू जी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे किसी का, अब मुझे क्या रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वेट। तो रिजल्टेंट वेट कैसे निकालूंगा, मैं एक्चुअल भार में, मान लो 50 किलो के भार में जो निकला है भार उसको माइनस कर दूंगा, तो इसलिए तो माइनस का आया है यहाँ पे। अभी भी नहीं समझे माइनस क्यों आया है, समझ में आया? मान लो 50 किलो का गया है, वहां पे वस्तु का वजन 50 किलो है, 30 किलो का पानी बाहर निकल गया तो 20 बचा ना। अब समझे? और आप ये भी जानते हैं, अच्छा इसमें लिख रहा हूं, ठीक है, स्टोक के नियम से, स्टोक के नियम से आप जानते हैं, क्या जानते हैं, F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा और क्या था, R इंटू भी। यही आप जानते हैं कि नहीं, 6 पाई ईटा R इंटू भी, ये जानते हैं। इसको दे दीजिए समीकरण 2। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दे रहा है दिखाई। अब क्या करें, समीकरण देखिए 1 और 2 में देखिए LHS बराबर है, तो वो साइड भी बराबर होगा बराबर, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो क्या है, 6 पाई ईटा R भी इक्वल्स टू, ये क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा और ये रो। ठीक है, आ रहे समझ? हम इसमें से उसको माइनस किए, इसीलिए आप रो में सिग्मा को माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है जो जो कॉमन है कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ भी है तो भी को लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ बचा 4/3, ये 6 गुणा में इधर गया तो भाग में। आगे देखिए ये सभी जो है आर स्क्वायर जी और सिग्मा और ये रो, और नीचे में हो जाएगा ये ईटा। ठीक है, और कुछ बचा नहीं। समझ में आप लोग को आया कि नहीं? अब आगे देखिए 2 1 कम 2 2 2 ने 2 तिया v इक्वल्स टू 2 और ये 3 तिया 9, और ये होगा आर स्क्वायर जी सिग्मा माइनस रो, और ये होगा आपका ईटा। यही क्या है, आपके टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, इजी है। 2/9 आया है ना? ठीक, इजी है जी। देखिए सीमांत वेग की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आ रहे समझ में? मैंने क्या कहा, आप डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें। रुक 1 मिनट समझें। हमने क्या कहा, सीमांत वेग क्या है कि जब कोई गोलाकार वस्तु क्या होती है, या कोई वस्तु किसी द्रव के अंदर या किसी तरल के अंदर जब जाता है, तरल मतलब द्रव या वायु, तरल बोलते हैं उसको, जब उसके अंदर प्रवेश करता है तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी स्पीड होती है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप एक चीज नोटिस किए हैं, आप कोई पैराशूट यहाँ पे पहने हो, कोई पैराशूट, आप कभी जाना पैराशूट पहन के चढ़ जाना कहीं ऊपर में और वहां से कूद देना, पैराशूट पहन के किसी पहाड़ पे चले जाइएगा, तो इस स्टार्टिंग में आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है, फिर जैसे आप धीरे धीरे आते हैं तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सब किसके कारण है, सीमांत वेग का उदाहरण है। समझे कि नहीं? देखना ना, जो सैनिक लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिए एग्जाम्पल्स को। जो सैनिक लोग होते हैं एरोप्लेन में चढ़े होते हैं या हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं, फिर वहां से कूद देते हैं,
तो उनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, फिर जैसे जैसे वो नीचे आते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। समझे कि नहीं, क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। आया समझ में आप लोग को? बादल का बनना, वायु में वर्षा की जो बूंदें होती हैं, जो वायु में, जो एयर में जो वर्षा की जो बूंदें होती हैं ना, जो उनकी बूंदें होती हैं वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं इस प्रकार से। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इजी है, ठीक है, नोट करें इसको।